हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान का 5वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है लंबाई एवं गति का मापन। बहुत अच्छा पाठ है, आपको मजा आएगा इस पाठ को पढ़ते हुए। तो मेरे साथ इस पाठ को पढ़ें। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस पाठ को। इस पाठ के अंदर क्या है, देखिए। दीपा एक जिज्ञासु बालिका है। जिज्ञासु का मतलब एक ऐसे बच्चे को बोला जाता है जो जानने का इच्छुक हो, किसी भी चीज को देख के उसके बारे में जानने की इच्छा रखता है, उसे जिज्ञासु कहते हैं। तो ये दीपा नाम की एक बच्ची है, बालिका है। वह 11 वर्ष की है और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए क्योंकि उसका कद बढ़ गया है। उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले जाती है। वह 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। दुकानदार एक धातु की मापक से उस कपड़े को मापता है। उसके बाद दर्जी लचीले मापन फीते से दीपा की वर्दी का माप लेता है। उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 अंगुल, मतलब 4 उंगली के चौड़ाई के बराबर अधिक रखे। मतलब ये 4 अंगुल है, यहाँ से 1 2 3 4 इतना अधिक रखे, उसको 4 अंगुल बोलते हैं। ठीक है, इतना अधिक रखें। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि समय बढ़ने के साथ साथ में दीपा भी बड़ी होगी और बड़ी होगी तो उन्हें बड़े कपड़े चाहिए होंगे। क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन की ज्यामिति बॉक्स में है? 4 अंगुल से माँ का क्या तात्पर्य है? देखिए, 4 अंगुल से मतलब है कि हम हमारा जो फीता होता है ये फिटा होता है, 6 इंच का होता है और 6 इंच लगभग कितने, लगभग 8 से 9 अंगुल के बराबर होता है। तो जब हम इसको मापेंगे तो आधे के बराबर आ जाएगा फुटे में। ठीक है, आगे देखो। दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्रों अनीस, हरदीप, पद्मा एवं तस्नीम के साथ साझा करती है और उसके बीच चर्चा आरंभ हो जाती है। तो ये 5 बच्चे मित्र हैं। ठीक है, ये दीपा, ये अनीस, हरदीप, पद्मा और लास्ट में तस्नीम। हम कैसे मापते हैं? किसी चीज को अगर मापना हो तो कैसे मापते हैं? देखिए, हरदीप कहता है मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा है। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियां बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है? वह चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या गिनता जाता है। पद्मा कहती है अरे कदम ही नहीं, कभी कभी मापने के लिए अपने पैर के पंजे की लंबाई का भी उपयोग करते हैं, अनीश ने कहा। दीपा उत्साह से कहती है शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक है। आओ हम भी शरीर के अंगों का उपयोग कर कुछ मापते हैं। हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा, आओ हम अपने कक्षा कक्ष में रखे मेज की लंबाई मापते हैं, तस्नीम कहती है। पद्मा बात कर आगे बढ़ाते हुए कहती है और इसको मापने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करते हैं? तो दीपा कहती है हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि यह कैसे किया जाता है। जैसे देखो, इस तरह से, ये इसको बोलते हैं एक बालिशत या बिलान बोलते हैं शॉर्ट में। इस तरह से 1 2 3 इस तरह से मापते हुए आगे चलते हैं। दीपा कहती है हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि यह कैसे किया जाता है। जब मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा है। वह इसे बालिशत या हैंड स्पैन कहती है। हैंड स्पैन मतलब हाथ की चौड़ाई। हरदीप ने कहा अच्छा, आओ हम अपने हाथ, अपने माप को अंकित भी करते हैं। अंकित मतलब लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं? देखिए, ये विद्यार्थी का नाम है और इधर का बालिश संख्या। अनीस 13 से अधिक, थोड़ा अधिक, मतलब अनीस की लंबाई 13 42 से थोड़ा अधिक है। पद्मा की 13 है, तस्नीम की थोड़ा से 13 से थोड़ा कम है और दीपा की 13 एवं 14 के बीच में है और हरदीप की 14 के बीच में है। ठीक है, पद्मा कहती है अरे मेज की लंबाई के माप में हम सभी के बालिशों की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई है। तब हम बालिशतों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं? परंतु ये संख्याएं भिन्न भिन्न क्यों होनी चाहिए? हरदीप विचार पूर्वक कहता है, पूछता है। तस्नीम कहते हैं मुझे लगता है कि इसका कारण हमारे बालिशतों की माप अलग अलग होना है। उसका कहना है कि हमारी जो यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है ना, वो अलग अलग होना है। मतलब बड़े बच्चे होंगे तो अधिक लंबाई होगी, छोटे होंगे तो कम लंबाई होगी। तो अनीस ने सुझाया आओ इसकी जांच करते हैं। अब उन 500 ने अपने अपने बालिशत एक दूसरे के साथ रखे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके बालिशतों की लंबाई भिन्न भिन्न है।
दीपा विचारपूर्वक कहते हैं कि संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापन फीते का उपयोग करते हैं। जब दीपा और उसके साथी अपने अपनी बालिस्ट की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं, तब मेज की लंबाई को बालिस्तों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यह मापन के लिए उपयोग में लाया गया बालिस्त एक मात्रक मतलब यूनिट का उदाहरण है। अतः लंबाई दो भागों में व्यक्त की जाती है, संख्या और मात्रक। उदाहरण के लिए यदि मेज की लंबाई 13 बालिस्त के समान है तो 13 संख्या और बालिस्त मापन के लिए चुना गया मात्रक है। तथापि बालिस्त और उसके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ, पैर, मुट्ठी या उंगली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिससे अलग अलग लोगों के द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का माप एक समान हो। मतलब लोगों की जो बालिस्त की लंबाई अलग अलग होगी तो लंबाई वो बालिस्तों की संख्या भी अलग अलग हो जाएगी किसी भी लंबाई को मापने के लिए। प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे अंगुल, उंगली की चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक अंगुल बोलते हैं इसको। बहु अंगुल मतलब एक से ज्यादा अंगुल, है ना। धनुष, योजन आदि। इनका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी अंगुल का उपयोग करते हैं। सिंधु, सरस्वती, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अनेक वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए हैं जो पैमाने हो सकते हैं। समझ में आया? सिंधु, सरस्वती, हड़प्पा मतलब हड़प्पा के नाम जाना जाता है। सिंधु और सरस्वती नदी के बीच में जो जगह है जहां पर पहले लोग बसे हुए थे उसे बोलते हैं हड़प्पा संस्कृति, जो दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है और भारत में पाई गई है। वो हम भारतीय लोग, हमारे हमारे जो पूर्वज थे वहां पर रहते थे। मतलब जब दुनिया में कहीं पर लोग थे ही नहीं, तब भारत में लोग थे और वो सरस्वती और सिंधु नदी के बीच में रहते थे। ठीक है, इसलिए वहां के जो लोग थे वो हिंदू कहलाते थे। आगे देखिए, मापन मात्रक। संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ भिन्न भिन्न मात्रक प्रणालियां विकसित हुई। तथापि जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना आरंभ किया तब इससे बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए तथा मापन के मानक मात्रों के विषय में एक मत होने लगे और उन्हें अपनाने लगे। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली अथवा एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का संक्षेपाक्षर है, मात्रकों के रूप में माना जाता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। इसका प्रतीक स्मॉल एम मतलब अंग्रेजी का छोटा अक्षर एम है। चित्र 5.2 में 1 मीटर पैमाना दर्शाया गया है। 1 मीटर मतलब 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। संभवतः आप मीटर के पैमाने के एक छोटे से भाग से परिचित हैं, जो आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसे चित्र 5.3 में दिखाया गया है, जिसे हम फुटा बोलते हैं, उसकी बात है ये। 15 सेंटीमीटर पैमाने को ध्यान से देखिए। इसमें 15 सेंट मतलब सीएम में 0 से 15 तक अंकन है। दो बड़े चिन्हों के बीच के भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, जैसे 1 से 2 के बीच में अथवा 5 से 6 के बीच। ध्यान दीजिए कि इस 1 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को फिर 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इन छोटे भागों में प्रत्येक की लंबाई को मिलीमीटर कहते हैं और जिसे एमएम से प्रदर्शित किया जाता है। एमएम लंबाई का वह सबसे छोटा मान है जिसे आप इस पैमाने का उपयोग कर माप सकते हैं। 1 एमएम 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग मतलब 1 एमएम बराबर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या बड़ी लंबाई जैसे कि दो शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई अथवा छोटी लंबाई हो जैसे किसी पुस्तक के पृष्ठ की मोटाई मापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा। जैसे मान लो 1 मीटर लगभग इतना लंबा होता है। अब अगर हमारे दो शहरों के बीच में जैसे दिल्ली और जयपुर के बीच में आपको लंबाई मापनी है तो क्या मीटर में मापना सही रहेगा? उसके लिए तो आपको किलोमीटर में चलना पड़ेगा, है ना। और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के बराबर होता है। और मान लीजिए आपका जो कागज की आपकी जो कॉपी है उसका जो पन्ना होता है उसकी मोटाई बहुत कम होती है, मतलब उसको मापने के लिए आपको मीटर के हजारों भाग में जाना पड़ेगा, है ना। मीटर के हजारों भाग में जाने से आपको एमएम में मापना पड़ेगा और एमएम से भी छोटा भाग होता है तो उसको माइक्रोन में जाना पड़ेगा।
है ना। तो अलग अलग इकाइयां हो सकती हैं। यहाँ देखिए फिटा दे रखा है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े मात्रक किलोमीटर का उपयोग करते हैं जो 1000 मीटर के बराबर होता है, और छोटी लंबाई मापने के लिए हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं सेंटीमीटर या मिलीमीटर। मतलब इस चीज को याद रखना, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। आगे देखिए, आपने कुछ पैमानों में एक अन्य प्रकार का अंकन भी देखा होगा। इन पैमानों में यह अंकन इंच में है, जहां 1 इंच बराबर 0.52 सेंटीमीटर होता है। इस चीज को याद रखना, ये चीज आपसे पूछ सकते हैं कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच, फुट जैसे मात्रक का उपयोग होता था। इसका उपयोग अभी भी कुछ लोग करते हैं। मतलब जो मिस्त्री लोग होते हैं वो अभी भी इंच और फुट का ही उपयोग करते हैं। लेकिन अब जब इंजीनियर होते हैं वो मिलीमीटर, सेंटीमीटर या माइक्रोमीटर का उपयोग करने लग गए हैं। ठीक है, जो पुराने लोग हैं वो अभी भी इंच, फुट का उपयोग करते हैं। आगे देखिए, मान लीजिए कि हम सभी फिर से मेज की लंबाई मापते हैं, किंतु इस बार हम मीटर पैमाने का उपयोग करेंगे। क्या हमारे परिणाम अब भी भिन्न भिन्न होंगे? तो दीपा कह रही है नहीं, अब की बार अलग नहीं आएंगे। लेकिन हमें सबसे पहले लंबाई मापने के लिए पैमाने का सदुपयोग करने की सही विधि सीखनी चाहिए। मतलब कैसे मापा जाता है, जो सिस्टम इंटरनेशनल है, मतलब अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में मात्रक को कैसे मापा जाता है, उसकी लंबाई हमें सही तरीके से सीखनी होगी। तो सीखने के लिए लंबाई की मापने की सही विधि क्या है वो अब हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, चलिए। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है तो आप 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी कक्ष की ऊंचाई मापने के लिए मीटर पैमाना या मापन फीते की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी वृक्ष के तने की मोटाई अथवा अपनी छाती के आकार की माप के लिए आप सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे मापों के लिए दर्जी के फीते जैसा लचीला मापन फीता अधिक उपयुक्त होता है। लंबाई का मापन करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। क्या क्या सावधानियां होती हैं अब हम यहाँ से सीखेंगे। ठीक है, मतलब लंबाई मापते समय क्या सावधानी रखनी है वो चीज हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिए, पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश मतलब साथ साथ रखिए, जैसा कि चित्र 5.4 में दिखाया गया है। इस तरह से सीधा रखना है, बिल्कुल जैसे ये दे रखा है ना, इस तरीके से रखना है। ये गलत तरीका है कि आप तिरछा रखें, तिरछा रखोगे तो मापन गलत आ जाएगा। तो इस तरीके से रखना है आपको। ठीक है, आगे देखो, पैमाने को पढ़ते समय आंख की सही स्थिति होनी चाहिए। मतलब सीधा देखना है, बगल में से नहीं देखना है, ना यहाँ से देखना है ना यहाँ से देखना है, आप बिल्कुल सीधा देखना है, तब जाकर आपको सही पता लगेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पेंसिल को पैमाने के साथ रेखांकित संरेखित कर उसकी माप लेने का प्रयास कर रहे हैं तो आपकी आंख की स्थिति पेंसिल की नोक के ठीक ऊपर होनी चाहिए, अगल बगल में नहीं होनी चाहिए। यदि पैमाने के सिरे टूटे हों तो लंबाई का मापन कैसे करें? यदि किसी पैमाने के सिरे टूटे हैं या शून्यांक स्पष्ट नहीं है तब भी आप इसका उपयोग मापन के लिए किया जा सकता है। ऐसे पैमाने के लिए आप अन्य पूर्णांक जैसे 0.1 सेंटीमीटर, जैसे चित्र 5.6 में दे रखा है फीते में, का उपयोग कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको दूसरे फीते के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए 5.6 में एक सिरे का पाठ्यांक 0.1 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 10.4 सेंटीमीटर है, तब वस्तु की लंबाई कितनी हो जाएगी? देखो, 10.4 में से 0.1 सेंटीमीटर घटा देंगे तो 9.4 सेंटीमीटर ही बचेगा। ठीक है, मतलब अगर आपको फीते में या फुटे में कुछ टूटा हुआ है थोड़ा बहुत, तो भी आप उसका उपयोग कर सकते हो, वो बेकार नहीं होता। ठीक है, टूटे किनारे वाले पैमाने को मापने की या रखने की सही विधि देखिए। जैसे ये किनारा टूटा हुआ है, यहाँ से ये वाला भाग है ना, ये वैसे देखा जाए तो ये इस तरह इस सूत्र में होना चाहिए, यहाँ से मापन होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ से न करके आप इसकी सुध में से करेंगे इसको। फिर मान लो आपने इसको यहाँ तक माप लिया, ठीक है, मापने के बाद में ये जो लंबाई है, टोटल कितनी लंबाई है हमारे पास में, उसको घटा देंगे इसमें से, तो हम इसकी लंबाई माप सकते हैं। तो ये तरीका सही होता है, एक टूटे हुए फीते से भी आप किसी वस्तु को माप सकते हैं।
आगे देखिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई का मापन कैसे करते हैं? वे उभरे अंकर बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं जिन्हें स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही अंधे होते हैं या फिर किसी कारण से अंधे हो जाते हैं, तो वो तो फिर इन चीजों को देख ही नहीं पाते। तो उसके लिए फिर एक ऐसे स्केल का उपयोग किया जाता है जिसके ऊपर उनकी जो माप होती है वो खुदी हुई होती है या फिर उभरी हुई होती है, जिन्हें छूकर महसूस करके वो अक्षरों को पहचान कर इस तरह से मापन कर सकते हैं। लंबाई मापने के लिए अपने आसपास की कुछ वस्तुएं लीजिए, जैसे कंघा, पेन, पेंसिल और एक रबड़ इरेजर, है ना? इनका उपयोग कर सकते हैं। इनकी लंबाई माप कर चेक कीजिए। मीटर पैमाने से इनकी लंबाई का एक-एक करके मापन कीजिए और उसे तालिका 5.2 में लिखिए। मतलब ये जो आपकी सारणी इसमें लिखनी है कि आप फीटे का उपयोग करोगे, तो फीटे की लंबाई कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आप पेन का उपयोग करोगे, कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आप अलग-अलग वस्तुओं की यहाँ पे वस्तु का नाम लिखेंगे और इधर को उसकी लंबाई लिखते चले जाएंगे। ठीक है, आगे चलो। लंबाई लिखते समय मात्रक लिखना ना भूलें। अतः आपके परिणाम के दो भाग होंगे, एक भाग अंक और दूसरा भाग मापन का मात्रक। मतलब दो चीजों से मिलकर हम मापन कर सकते हैं। आपकी कक्षा में आपके कुछ मित्रों ने भी उन्हीं वस्तुओं की लंबाई मापी होगी जिसका मापन आपने किया है। आपके द्वारा मापी गई किसी वस्तु की लंबाई की तुलना अपने मित्रों द्वारा नापी गई या मापी गई उस वस्तु की लंबाई से करें। क्या मापी गई लंबाई समान है या थोड़ी भिन्न है? यदि समान नहीं है तो भिन्न होने के संभावित कारणों पर चर्चा कीजिए। मतलब क्यों अलग अलग आ रही है? अगर वो अलग अलग आ रही है तो ठीक है, आने तो समान चाहिए। मात्रकों के प्रतीक हिंदी में भी वही रहते हैं जो हम अंग्रेजी में लिखते हैं। अतः किलोमीटर का संकेत केएम, मीटर का एम, सेंटीमीटर का सीएम एवं मिलीमीटर का संकेत एमएम लिखा जाता है। ध्यान दें कि इन संकेतों का पहला अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ही है, जब तक कि ये वाक्य के आरंभ में ना आ रहे हों। मात्रकों और उनके संकेतों के बहुवचन नहीं होते हैं, इसलिए इनके अंत में एस नहीं लगता, जैसे बहुवचन के लिए लगाते हैं हम अंग्रेजी के शब्दों के लास्ट में एस, है ना? मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं लगाया जाता। लंबाई का मापन लिखते समय संख्या और मात्रा के बीच में स्थान छोड़ना होता है। मतलब थोड़ा गैप देना होता है, एक स्पेस देना होता है, तभी जाकर आपको महसूस होगा कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। किसी वक्र रेखा की लंबाई, मतलब किसी तिरछी रेखा की लंबाई कैसे करेंगे? जो मुड़ी हुई चीज होती है उसकी लंबाई का मापन कैसे करेंगे? जैसे ये हमारे पास में एक रेखा है, इसकी लंबाई कैसे मापेंगे? तो इसके मापने के लिए हम क्या करेंगे? लचीले फीते का उपयोग करेंगे, इसके ऊपर रखकर आप इसको माप लेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापन। अनीस और उसके माता पिता ने घर में उत्सव के अवसर पर सजावट के लिए विद्युत बल्बों की लड़ी लगाई, जैसा चित्र में दिखाया गया है, इस तरह से, है ना? तिरछी तीर देखो, इस तरह दिख रहा है। यहाँ पर बल्ब लगे हुए हैं, फिर यहाँ से इस तरह से लगे हुए हैं, फिर यहाँ पर इस तरह से लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये लड़ी लगा रखी है। उन्होंने लड़ी की आवश्यक लंबाई का मापन कैसे किया होगा? मतलब इसकी लंबाई का मापन कैसे किया होगा? वक्र रेखा की स्थिति में लचीले मापन फीते या धागे का उपयोग कर मापन किया जा सकता है, जैसे चित्र 5.2 में प्रदर्शित किया गया है। यदि आपके पास फीता लचीला है तो आप सीधे माप लो, लचीला फीता नहीं है तो आप धागे का उपयोग करके पहले धागे उसकी लंबाई माप लो, फिर उस धागे को आप फीते की सहायता से माप सकते हो जो लचीला नहीं हो। इसके बाद धागे को सीधा किया जा सकता है और मीटर पैमाने पर उसका उपयोग कर उसकी लंबाई को मापा जा सकता है। अब देखिए स्थिति का निर्धारण। एक दिन शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को सूचित किया कि उन्होंने 2 दिन पश्चात पास के एक उद्यान में शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। शिक्षिका विद्यार्थियों से प्रातःकाल सीधे वहां पहुंचने के लिए कहती है। दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगता है कि उद्यान उनके विद्यालय की तुलना में पास होगा या दूर होगा। तस्नीम और पद्मा कहती है कि उनके उद्यान पास में ही होगा। दीपा और अनीस को लगता है कि विद्यालय पास में होगा। हरदीप सोचता है कि दोनों लगभग बराबर दूरी पर है। मतलब सबका अलग अलग कहना है कि कोई पास बताता है, कोई दूर बताता है, कोई कहता है कि बराबर होंगे। तो देखिए आप भी अंदाजा लगा लीजिए इस चित्र को देखकर। ये विद्यालय है, ठीक है, ये विद्यालय है ना? और आपको उद्यान देखना है तो उद्यान ये रहा। अब सबके घर अलग अलग है, जैसे दीपक घर ये रहा, है ना? अनीस का घर यहां से इतनी दूर है, हरदीप का घर यहां से इतनी दूर है, और ये तस्नीम का घर है, ये पद्मा का घर है। तो उद्यान
इनमें से किसके घर सबसे नजदीक पड़ेगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? पद्मा के घर से उद्यान सबसे नजदीक है। ठीक है, बाकी तो क्या है, अलग अलग दूरी पर है। तो आप क्या सोचते हैं कि कौन सही है? सभी सही हैं? तब उनका उनका प्रेक्षण भिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि विद्यालय और उद्यान की दूरी का अनुमान अपने अपने घरों से कर रहे हैं, मतलब अपने घर से उद्यान की दूरी माप रहे हैं, इसलिए उनकी दूरी अलग अलग दिख रही है। इसके विपरीत यदि उन्होंने एक ही वस्तु या स्थान जैसे कि बस स्टैंड से दूरी के बारे में सोचा होता तो उनका प्रेक्षण समान होता। किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जा सकता है और इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। मतलब जिस बिंदु से हम किसी चीज को मापना शुरू कर रहे हैं उस बिंदु से उस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं कि यहां से हमने इसका मापन करना शुरू किया है। कुछ दिन पश्चात हरदीप उत्साहपूर्वक अपने मित्रों से कहता है कि आओ हम सभी खेल के मैदान में चलते हैं। खेल शिक्षिका चाह खेल शिक, शिक्षिका चाहती है कि हम खेल के दिवस के लिए चूना पाउडर में से रेखाएं खींचकर कबड्डी कोर्ट बनाने में उनकी सहायता करें। पद्मा, हमें अधिक लंबाई के मापन फीते की आवश्यकता होगी, इसे खेल के कक्ष से ले लेते हैं। तो दीपा कहती है आओ सबसे पहले मैदान में हम एक ऐसा बिंदु निश्चित कर ले जहां से हम रेखाएं खींचने के लिए दूरी मापेंगे। इस बिंदु को हम अपना संदर्भ बिंदु कहते हैं। मतलब ये बिंदु ले लिया इन्होंने, ये वाला बिंदु, यहां से सब कुछ माप रहे हैं तो इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कह देंगे। यहां से इसकी दूरी है वो भी नापनी होगी, यहां से ये दूरी नाप रही है ये भी नापनी होगी, तो इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहेंगे। इससे जो दूरी होगी उसका हम मापन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपने नाना नानी जी से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। दिल्ली का मतलब अपने घर से दिल्ली जा रही थी। वह दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक थी और सड़क के किनारे लगे किलोमीटर सूचक पत्थरों को पढ़ रही थी। 1 किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 70 किलोमीटर लिखा था। मतलब ये जो है इसको माइल स्टोन बोलते हैं, मतलब मील का पत्थर बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। इसके ऊपर ये जो 70 किलोमीटर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि यहां से दिल्ली की दूरी 70 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो ऊपर पीला पीला दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है कि ये सड़क कैसी है। ठीक है, मतलब सड़क बड़ी है, मध्यम साइज की है, या देखो राष्ट्रीय राजमार्ग है या स्टेट हाईवे, मतलब राज्य से संबंधित राजमार्ग है ना, और उसके अलावा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड मतलब जिले का बड़ा रोड है या लोकल रोड है, तो उन चीजों को ये कलर दिखाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। आगे देखो, इसके पश्चात अगले किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा था। प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर पत्थर सूचक पत्थर यह इंगित कर रहा था कि वह अपने नाना नानी जी के घर के निकट पहुंच रही थी। मतलब जैसे जैसे उनकी दूरी घटती जा रही थी इसका मतलब वो अपने नाना नानी जी के जो घर है उसके नजदीक पहुंचती जा रही थी। ये किलोमीटर सूचक दिल्ली पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे थे। अतः इस परिस्थिति में दिल्ली संदर्भ बिंदु है, मतलब दिल्ली से मापे गए थे। जैसे ये दिल्ली है, इंडिया गेट है ये, है ना, तो हम इसको दिल्ली मानकर चलते हैं। यहां से दिल्ली बिल्कुल अगर यहां शुरू करना चाह रहे हैं तो ये संदर्भ बिंदु है, तो यहां से 0 किलोमीटर दूरी, फिर यहां से देखिए 10 किलोमीटर, यहां से 20 किलोमीटर, इस तरह से ये जो दूरी है 100 किलोमीटर में दर्शाई गई है। तो संदर्भ बिंदु क्या हो गया? दिल्ली। ठीक है, यदि किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली 70 किलोमीटर दर्शाता है जैसा चित्र 5.13 में दिखाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि पद्मा की स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। जब किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा होता है तो पद्मा की स्थिति दिल्ली से 60 किलोमीटर दूरी पर है। क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है? किसी वस्तु की स्थिति एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कब परिवर्तित होती है? क्या यह तब परिवर्तित होती है जब वस्तु गतिशील हो, मतलब वस्तु चल रही हो, तभी जाकर उसकी लंबाई भी बदलेगी, दूरी बदलेगी, और यह तभी संभव जब वो वस्तु चल रही हो। आगे देखो, गतिशील वस्तुएं मतलब चलती हुई वस्तुएं। आइए इसके लिए खोज करते हैं। अपने आसपास की वस्तु देखिए और 5 गतिशील वस्तुओं और 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो स्थिर मतलब विराम हो। तो मैं बता देता हूं, देखो, मोटरसाइकिल, कार,
और गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुछ बच्चे, ये सब गतिशील वस्तुओं के उदाहरण हैं। ठीक है, स्थिर वस्तु जैसे हमारा घर है, हमारे घर के पास बना हुआ कुआं है ना? मंदिर है, स्कूल है ना? तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये स्थिर वस्तु है, मतलब अपनी जगह पर रहती है, कभी भी चल के नहीं जाती। अपने प्रेक्षण को तालिका 5.3 में लिखिए। विचार कीजिए, क्या आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गतिशील है अथवा स्थिर है? तालिका 5.3 में अपने निर्णय का औचित्य लिखिए। देखिए, मैं बता देता हूं हमने कैसे डिसाइड किया कि वस्तु स्थिर है, गतिशील है। समय के साथ वस्तु अपनी जगह बदल लेती है तो उसको बोलेंगे हम गतिशील वस्तु। लेकिन समय के साथ वस्तु वहीं रहती है, चाहे समय कितना भी हो जाए, उसको बोलेंगे हम स्थिर वस्तु। तो ये एक सारणी है, जैसे खेत में गाय चर रही है ना? चर रही है तो कैसी है ये? गतिशील। गतिशील। पेड़ एक जगह पर है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये स्थिर वस्तु है, ये मतलब अपनी जगह नहीं बदल रहा है। तो ये आप इस तरह से भर सकते हैं इसको। आगे चलो, देखो, अपने औचित्य की तुलना और विश्लेषण कीजिए कि कोई कैसे निर्णय ले सकता है कि कोई वस्तु गतिशील है या स्थिर है। तो मैंने आपको बताया अभी, जब कोई वस्तु गति में तब कहा जा सकता है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता तो वह स्थिर वस्तु कहलाती है। दीपा ने बस में अपने चारों ओर देखा, फिर ध्यान दिया कि सभी यात्री बैठे हुए हैं। उसने 1 मिनट बाद अपने चारों ओर देखा और पाया कि वे अब भी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। वह आश्चर्यचकित हुई, क्या ये गतिशील है? उसने निष्कर्ष निकाला कि यात्रियों की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, अतः निश्चित ही ये स्थिर है। तथापि जब उसने बाहर देखा तो उसने पाया कि वे गतिशील हैं, क्योंकि बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष उनकी स्थिति बदल रही है। संदर्भ बिंदु वह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु स्थिर है या गति में है। यदि दीपा स्वयं या बस का संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री स्थिर हैं। तथापि यदि वह बस से बाहर किसी वस्तु जैसे कि एक भवन को संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री और वह बस गतिशील है। मतलब आप बस के किसी एक बिंदु से यात्रियों की स्थिति देखेंगे तो वो स्थिर है, लेकिन बस के बाहर रोड पर या रोड के आसपास किसी पेड़ या किसी खंबे या किसी बिल्डिंग को देखकर हम संदर्भ बिंदु मानकर माने तो फिर बस या फिर सारे यात्री क्या है? गतिशील है। मान लीजिए कि आप ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है। यह भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप सुनिश्चित कर सके कि जहाज गति में है या विराम अवस्था में है? तो देखिए, इसके लिए गति के प्रकार आइए खोज करें। एक रबड़ लीजिए और निश्चित ऊंचाई से उसे छोड़िए। गति का अवलोकन कीजिए। आइए खोज करें। एक क्रियाकलाप है ना? तो खोज करते हैं, देखो क्या है। एक रबड़ लीजिए और निश्चित ऊंचाई से उसे छोड़िए। उसकी गति का अवलोकन कीजिए। क्या रबड़ एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है? जब एक संतरा पेड़ से गिरता है तो क्या वह सरल रेखा में गति करता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाएगा? क्या आपने गणतंत्र दिवस परेड देखी है? परेड के समय विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का स्मरण कीजिए। मार्च पास्ट इस तरह चलते हैं ना, इस तरह से जैसे फौजी चलते हैं उस तरह से उसको मार्च पास्ट बोलते हैं। क्या वे एक सरल रेखा में चलते हैं? जब भी एक भारी बॉक्स धकेला जाता है तो वह भी सीधी रेखा के अनुदिश गति कर सकता है। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अपने चारों ओर के परिवेश में इसी प्रकार की गति की पहचान कीजिए। मतलब उन गतियों की पहचान करो जो सरल रेखा में गति करते हैं। जैसे ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है तो उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। परंतु क्या वस्तु हमेशा सरल रेखा के अनुदिश गति करती है? आपने झूलों और घूमने वाले हिंडोलों पर झूलने का आनंद लिया होगा। क्या गति के ये सभी प्रकार भी सरल रेखीय गति हैं? देखिए, जब कोई बच्चा, ये पेड़ की डाल है मान लो, यहाँ पर रस्सी बांधकर यहाँ पर बैठकर झूलता है तो वो कुछ इस तरह से झूलेगा। देखो, इधर इधर से इस तरह से, ठीक है? तो ये सरल रेखीय गति नहीं, इसको वक्र रेखीय गति बोलेंगे। मतलब ये घूमता हुआ ऊपर इस तरह से गति करेगा, ठीक है? आगे देखिए, एक क्रियाकलाप है, आइए जांच करें। एक धागे से एक छोर पर एक रबड़ या एक आलू बांध लीजिए,
है ना। इस तरह बांधकर यूं घुमाइए, जैसे ये बच्ची घुमा रही है ना दीपा, वैसे। इस दूसरे छोर इसके दूसरे छोर को हाथ से पकड़िए और इसे चित्र 5.15 के अनुसार घुमाइए। इसकी गति का अवलोकन कीजिए। क्या रबड़ की गति घूमने वाले हिंडोले की गति के समान है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तो तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे आपने मेलों में देखा होगा, बच्चे इस तरह से घोड़ों बैठकर झूलते हैं तो गोल गोल घूमते हैं, इसको वृत्तीय गति कहते हैं। क्रियाकलाप 5.5 आइए जांच करें। एक धागे के एक छोर पर एक रबड़ या आलू बांधिए। धागे का दूसरा छोर पकड़कर रबड़ को लटकाइए, अपना हाथ स्थिर रखिए। दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए धीरे से रबड़ को एक ओर ले जाइए और फिर छोड़ दीजिए। क्या यह एक माध्य स्थिति से इधर उधर की गति करता है? क्या इसकी गति झूले की गति के समान है? इस तरह से मैंने बताया था ना, इस तरह से। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के मतलब किसी निश्चित जगह के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति दोलन गति कहलाती है। जैसे कोई झूला झूलता है ना इस तरह से, मतलब उसकी नियत गति स्थिति बीच में है, तो इसके इधर उधर गति कर रही है ना कोई झूला, तो उसको दोलन गति कहते हैं। ठीक है, तो एक क्रियाकलाप आइए जांच करें। लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक पतली पट्टी लीजिए, इसका एक छोर मेज पर दबा लीजिए। आप इसे दबाने के लिए कुछ पुस्तकों या एक ईंट का उपयोग कर सकते हैं। पट्टी या स्ट्रिप के दूसरे छोर का थोड़ा दबाइए और छोड़िए। पट्टी के इस छोर की गति का अवलोकन कीजिए। क्या ये ऊपर नीचे की गति करते हैं? यह भी दोलन गति का उदाहरण है। मतलब आप इसको पकड़कर नीचे की दबाकर छोड़ देंगे तो ये इस तरह से गति करेगा, यूं, है ना। तो ये भी दोलन गति है। इसकी स्पीड थोड़ी मतलब गति ज्यादा होगी, लेकिन इसको भी हम दोलन गति ही कहेंगे। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तब वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है। दोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है। वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों ही प्रकृति में आवर्ती गति होती है। मतलब एक निश्चित समय बाद अपनी गति को दोहराती है, इसलिए उसे आवर्ती गति कहते हैं। चित्र 5.18 में दर्शाए गए बच्चों का पार्क देखिए और अथवा किसी बच्चों के पार्क का भ्रमण कीजिए। विभिन्न प्रकार की गति पर ध्यान दीजिए, उनका सरल रेखीय, वृत्त रेखीय एवं दोलन गति में वर्गीकरण कीजिए। किस किस प्रकार की इनकी गति हो रही है। जैसे देखिए, ये बच्ची ऊपर से नीचे की ओर फिसल रही है, इसका मतलब कैसी गति है? ये सरल रेखीय गति है ना। ये गोल गोल घूम रहे हैं, मतलब ये वृत्तीय गति है। यहाँ पर ये बच्ची झूला झूल रही है, मतलब ये दोलन गति है ना। और ये इस तरह से ऊपर नीचे झूल रहे हैं, तो ये भी दोलन गति है। यहाँ पर ये गोल गोल घूम रहे हैं, इसका मतलब ये वृत्तीय गति है। ये इसको पकड़कर आगे की ओर जा रही है, फिर ऊपर से नीचे कूद रही है, तो ये रेखीय गति है, फिर सरल रेखीय गति है। तो इस प्रकार से हमने इन सभी गतियों को अलग अलग भागों में बांट लिया। आप इस सारणी में भर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो हमारे पाठ खत्म होता है। इसके कुछ प्रमुख शब्द हैं जो आगे हैं। चलिए, अब आपको इसके पाठ के प्रश्न उत्तर हैं थोड़े बहुत, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तालिका 5.5 के स्तंभ 1 में दी गई लंबाइयों का मापन के लिए स्तंभ 2 में दिए गए मात्रकों में से उपयुक्त मात्रक से मिलान कीजिए। जैसे दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी को हम किस में मापेंगे? देखिए, मैं आपको मिलान करके बताता हूं। दो शहरों के बीच की दूरी को जनरली किलोमीटर में ही मापा जाता है, तो इस तरह से आप चिन्ह लगा लें। सिक्के की मोटाई किस में मापेंगे आप? सिक्के की मोटाई को आप मापेंगे मिलीमीटर में। ठीक है, रबड़ या इरेजर की जो लंबाई होती है उससे आप मापेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, और लास्ट में विद्यालय की मैदानी लंबाई को आप मापेंगे मीटर में। तो इस तरह से आप चिन्ह लगा लें। किताब में न लगाएं, क्योंकि मेरी इस किताब में मैं मिटा सकता हूं, आप नहीं मिटा पाओगे, इसलिए आप इसको लिखकर अपनी कॉपी में लगाएं ये चिन्ह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सत्य कथन के सामने सत्य और असत्य कथन के सामने असत्य लिखिए। जैसे देखिए, यहाँ पर
एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो यहां पर क्या है? सत्य। सीधी चल रही है तो उसको बोलेंगे हम सरल रेखीय गति। कोई वस्तु समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति में है, मतलब वह गतिशील होगी, गति में है, तो ये कथन भी हमारा क्या है? सत्य है। स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो सत्य है। ठीक है। तीसरा देखो, 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये गलत है, मतलब इसको हम असत्य लिखेंगे। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा लंबाई मापन का मात्रक नहीं है? बताइए, लंबाई मापने के लिए हम इसका उपयोग नहीं करते, तो इसका सही उत्तर क्या? बालिशत। देखो, मिलीमीटर छोटा होता है, सेंटीमीटर उससे बड़ा होता है, किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, लेकिन बालिशत हम लंबाई मापने के लिए उपयोग नहीं करते। आगे देखिए, अपने घर और विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने अथवा मापन फीते लीजिए और इन सभी पैमानों में से प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम मान को ज्ञात कीजिए और अपने प्रेक्षणों को तालिका में लिखिए। मतलब आपको ये करना है कि आपके स्कूल में जो फीते हैं उनमें ये चेक करके बताइए कि उनमें सबसे छोटी दूरी क्या है। जैसे आप स्केल लेते हो तो सबसे छोटी दूरी आप उसमें मिलीमीटर माप लेते हो, अगर आप बड़ा फीता लेते हो तो सबसे छोटी दूरी उसमें सेंटीमीटर माप लेते हो। ठीक है। और भी ज्यादा बड़े लेते हैं तो आप उसमें सेंटीमीटर से छोटा मात्रक नहीं होता, या इससे ज्यादा बड़ा नहीं लिया जाता जनरली। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, जो आपको मिले उसके अनुसार लघुत्तम मतलब सबसे छोटा मान लिखा जाना होता है। पांचवा प्रश्न देखिए, ये वाला। मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है, इसे मीटर में व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, मैं यही लिख देता हूं, आप उत्तर लिख लें। 1.5 किलोमीटर मतलब 1.5 को 1000 से गुणा करेंगे, मीटर मतलब बराबर कितना हो जाएगा? 1500 मीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पांचवे का। छठवां देखिए, एक गिलास या बोतल लीजिए, गिलास या बोतल के तल के वक्र भाग की लंबाई मापिए और लिखिए। मतलब गिलास है इस तरह से, उसका ये जो तल है नीचे वाला भाग, उसे आप एक धागे की सहायता से माप लीजिए, फिर आप उसको स्केल पर रखकर माप लें, तो उसकी जो लंबाई है कितनी आएगी? वो लगभग आएगी 5 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, 3 से 5 सेंटीमीटर के आसपास आएगी। वो गिलास के ऊपर निर्भर करता है कि गिलास छोटा है या बड़ा है। अगला प्रश्न, अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जैसे आपके दोस्त है, उसकी लंबाई है 4 फुट 5 सेंटीमीटर, या 5 इंच लिख लीजिए ना, 5 इंच, या फिर आप उसे मीटर में मापेंगे। ठीक है, तो 1.51 मीटर मापेंगे, है ना। अब सेंटीमीटर बदलने के लिए आप क्या करोगे? 100 से गुणा कर दोगे, और मिलीमीटर मापने के लिए आप 1000 से गुणा कर दोगे, है ना। तो इस तरह से ये इनके उत्तर निकल कर आते हैं। आगे देखिए, आपको एक सिक्का दिया गया है, अनुमान लगाया कि किसी पुस्तिका के एक और के दूसरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर कितने सिक्के की आवश्यकता होगी? पुस्तिका के उसी किनारे और सिक्के को 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर माप कर अपने अनुमान का सत्यापन कीजिए। देखो, ये आप हाथ से करने का काम है, लिखने वाला कोई उत्तर नहीं है। जैसे आप सिक्कों की गड्डी लगा लीजिए और आप किताब के बराबर नाप लीजिए, कितने सिक्कों के बराबर हो जाएगा, है ना। अगला देखिए, 9वां प्रश्न, सरल रेखीय वृत्तीय गति और दोलन गति दो उदाहरण दीजिए। ये उदाहरण मैं देकर बता सकता हूं, आप उत्तर यहां देखिए। पहले 9वें का पहले लिखेंगे सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। इसके उदाहरण लिखता हूं मैं। पहला, रेलगाड़ी, और दूसरा पेड़ से गिरता फल, पेड़ से गिरता फल। ये तो किसका उदाहरण हो गया? सरल रेखीय गति का। दूसरा हम लिखना है वृत्तीय गति का। ठीक है, वृत्तीय गति, जैसे इसका एक उदाहरण है पंखा, गोल गोल घूमता है। दूसरा
घोड़े वाला झूला, घोड़े वाला झूला। तीसरा क्या पूछा गया है? दोलन गति, दोलन गति। दोलन गति का उदाहरण क्या है? सबसे पहला तो झूला, ठीक है। दूसरा, झूले के अलावा और दोलन गति क्या होगी? झूले के अलावा और दोलन गति क्या होगी? हाँ, रोलर कोस्टर भी हो सकता है इसका। रोलर कोस्टर सुना होगा आपने। रोलर कोस्टर क्या होता है कि जिस पर एक गाड़ी चलती है और लगातार एक ही एक जगह पर आती है जाती है ना, तो इसका एक उदाहरण हो सकता है इसका। तो सिर्फ आपको उदाहरण लिखने थे। चलिए अब आगे चलते हैं। ये अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को mm में, कुछ को सेंटीमीटर में, कुछ को मीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी की 3 वस्तुओं की सूची बनाइए और तालिका 5.6 में लिखिए। जैसे देखिए, mm में किसको मापा जाता है? जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिख रहा हूं यहां पर, mm को मापा जाता है पेन की निब की मोटाई, निब की मोटाई, इसको mm में मापा जाता है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होता है जैसे स्केल की लंबाई, स्केल की लंबाई। मीटर, मीटर में जैसे खेल के मैदान में जो भी चीजें होती है वो खेल के मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई, ठीक है। ये उदाहरण हो गए इसके, ठीक है। तो आप भी लिख सकते हैं इनको इस तरह से। आगे देखिए, कुछ और प्रश्न है। देखिए, एक रोलर कोस्टर का ट्रैक चित्र इस तरह से बना हुआ है ये, ठीक है। चित्र में दिखाया गया है, आकार में बनाया गया है। एक गेंद बिंदु क से प्रारंभ होती है, क्या मतलब यहां से प्रारंभ होती है और घूमते हुए च तक जाती है, बिंदु च से निकल जाती है। रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकारों और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए। मतलब यहां पर कौन कौन सी गति हो रही है? देखिए, यहां से यहां तक तो कौन सी हो रही है? सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। यहां पर कौन सी हो रही है? ये वृत्तीय गति, ठीक है। आगे फिर से सरल रेखीय गति हो रही है। तो आपको 2 प्रकार की गति मिली यहां पर, ठीक है। आगे देखो, तस्नीम स्वयं एक मीटर पैमाना बनाना चाहती है। वह इसके लिए निम्नलिखित सामग्री का प्रचार करती है: प्लाईवुड, कागज, कपड़ा, लचीली रबड़, स्टील आदि। इनमें से उसे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों? देखिए, लचीली रबड़ का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि लचीली रबड़ खींचने से और लंबी हो जाती है, तो कोई चीज फिक्स रह नहीं पाएगी, है ना। तो ये उत्तर इसका सही होगा कि इसका उपयोग नहीं करना है। 13वां देखिए, जो अंतिम प्रश्न होगा, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रा के रूपांतरण पर एक कार्ड गेम बनाने के संबंध में विचार कीजिए और इसकी योजना बनाइए और इसे विकसित कीजिए। मतलब ये काम आपको खुद करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है 5वां, ये खत्म होता है। आपको कैसा लगा? इसके प्रश्नोत्तर आप मेरे साथ पढ़े, आपने, आपको अच्छे लगे होंगे। आप अपना होमवर्क भी पूरा कर सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे, छठे के साथ। धन्यवाद।